दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 1 नवंबर 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में रोटी की जंग जारी, इस्राएली नाकाबंदी से हालात और खराब, अमेरिका की अपनी रिपोर्ट चिल्लाई, गजा में इस्राएल ने रौंद दिए सभी कानून, हूथीज ने यूएन के 43 मेंबर पकड़े, हो सकती है मौत की सजा, बढ़ सकती है कई ममालिक से टेंशन, हिजबुल्लाह का जुबानी वार, अमेरिका इसराइल से लोगों को किया आगाह, इशारों में जता दिया कि लेबनान पर होनी चाहिए साउथ के लोगों की हुकूमत, ईरान और आईएईए के रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा मिस्र, दोनों से की बात, और सूडान में कत्ल गारत जारी, भागते लोगों पर बरसाई गई बेहिसाब गोलियां। शुरुआत करते हैं इस शो की। गजा के लोग मदद के लिए तड़प रहे हैं। ये वाकई तड़पने वाली सिचुएशन ही है। यूएन के ताज़ा बयान के मुताबिक गजा में राहत पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं, मगर रुकावटें आज भी वही हैं। यूनाइटेड नेशंस के डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन फरहान हक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि OCHA यानी कि ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स गजा में राहत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसराइल की बंदिशों और रुकावटों ने पूरे ऑपरेशन को धीमा कर दिया है, स्लो कर दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गजा में अब भी मदद के रास्ते बेहद लिमिटेड हैं, बेहद मुख्तसर हैं। ज़्यादातर काफ़िले फिलाडेल्फी कॉरिडोर और साहिल से लगी सड़क जो है, कोस्टल रोड जो कहलाती है, वहाँ से होकर गुजर रहे हैं। ये रास्ते पहले से ही भारी बर्बादी, तबाही और ट्रैफिक जाम का शिकार है। उधर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के हवाले से यूनाइटेड नेशंस ने बताया है कि अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों को 43 डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स से खाने की मदद दी जा चुकी है, लेकिन ये 1.6 मिलियन लोगों के टारगेट का सिर्फ 35% हिस्सा ही है, यानी 65% अब भी इस मदद से महरूम है। इधर वफा एजेंसी ने बताया है, फ़लस्तीन की वफा एजेंसी ने, कि जब यूनाइटेड नेशंस राहत बढ़ाने की बात कर रहा था, उसी दौरान इसराइली फोर्सेस ने जुमे को 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। नाकाबंदी में जिंदगी दम तोड़ रही है। गजा में रोटी के लिए लाइलाज इंतजार अब भी जारी है। गजा के अंदर फ़लस्तीनी बाशिंदे आज भी रोज़ की ज़िंदगी भूख और बेहिसाब भीड़ के बीच गुजार रहे हैं। हर सुबह बेकरी के बाहर सैकड़ों लोग लंबी लंबी कतारों में घंटों तक खड़े रहते हैं ताकि थोड़ा सा आटा या रोटी मिल जाए, लेकिन ज़्यादातर खाली हाथ घर लौट जाते हैं। घर क्या, खंडरों में लौट जाते हैं। सीज़ फायर के बावजूद इसराइली नाकाबंदी अब भी जारी है और इंसानी मदद बेहद कम पहुंच रही है। आप तस्वीर में देख ही रहे होंगे, इस वीडियो क्लिप में देख ही रहे होंगे, कितने मायूस हैं लोग, कितने परेशान हैं लोग, और ज़िंदगी का एक ही मकसद, एक रोटी। ईंधन की कमी, बिजली का बंद रहना और सप्लाई लाइनों का टूट जाना, इन सब ने हालात को और ज़्यादा बदतर बना दिया है। कई बेकरी मालिकों ने बताया कि उनके पास आटा, गैस और पानी ख़त्म हो चुका है, लेकिन भीड़ रोज़ बढ़ रही है। भीड़ में खड़ा एक भूखा फ़लस्तीनी शख्स कहता है, हम बस रोटी के लिए ज़िंदा हैं, बाकी सब तो ख्वाब बन गया है, हर ख्वाब मर गया है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कोई अच्छा कपड़ा पहनने की ख्वाहिश नहीं है, कुछ नहीं ख़रीदना है, हमें बस ज़िंदा रहना है और उसके लिए चाहिए रोटी। यूनाइटेड नेशंस और राहत एजेंसियां बार बार ये वार्निंग दे रही हैं कि अगर नाकाबंदी नहीं टूटी तो गजा में भुखमरी की नई लहर शुरू हो सकती है। और सोचिए, ये वार्निंग कब दी जा रही है, जब सीज़ फायर हो चुका है, क्योंकि मदद के तमाम रास्तों पर IDF तैनात है और जो तय थे मदद के ट्रक, उनसे आधी तादाद भेजी जा रही है, तो अपने आप क्राइसिस तो हो ही जाएगा। अमेरिका की एक अपनी रिपोर्ट ने इसराइल को बेनकाब कर दिया है। गजा की जंग में सैकड़ों ह्यूमन राइट्स वायलेशन का खुलासा हुआ है। खुद अमेरिकी रिपोर्ट में US स्टेट डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस की रिपोर्ट में माना गया है कि इसराइल ने गजा में सैकड़ों सीज़ फायर वायलेशन किए हैं और इन सब की जांच पूरी करने में कई साल लग सकते हैं। और सिर्फ सीज़ फायर नहीं, सीज़ फायर से अलग पूरे इंसानी एतबार पर उसने वायलेशन किए हैं। रिपोर्ट लीली लॉज के तहत तैयार की गई है, जिसके मुताबिक अमेरिका किसी भी ऐसी मिलिट्री को फंड या हथियार नहीं दे सकता जो टॉर्चर, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या जुल्म करने के मामलों में शामिल हो। ऐसे किसी को अमेरिका मदद नहीं कर सकता, ऐसी मिलिट्री को। अमेरिकी अफसरों ने माना है कि इतनी बड़ी तादाद में केस होने की वजह से जवाबदेही लगभग नामुमकिन हो गई है। और इस रिपोर्ट में इसराइली वायलेशन को अक्सर फेवर में आके जाने का भी जिक्र किया गया है।
اسرائیل کی جیلوں میں مارے گئے 30 فلسطینیوں کی باڈیز کل غزہ کو لوٹا دی گئیں، لیکن کئی جسموں پر ظلم اور حیوانیت کے نشان ان کے آخری لمحوں کا سچ چیخ چیخ کر بتا رہے تھے۔ فلسطینی ہیلتھ منسٹری کے مطابق اب تک 225 لاشیں واپس مل چکی ہیں۔ میڈیکل ٹیمیں شناخت اور ڈاکیومنٹیشن کا کام کر رہی ہیں۔ بہت سو کو تو لوٹا دیا گیا ہے، جو تازہ آئی ہیں ان کی شناخت جاری ہے۔ اس سے پہلے لوٹائی گئی باڈیز پر بھی ٹارچر، جلنے اور آرگنز کاٹے جانے کے نشان ملے تھے۔ کچھ کے دانت غائب تھے۔ کئی باڈی تو ہتھکڑی لگی اور آنکھوں پر پٹی بندھی ہونے کی حالت میں واپس آئی تھیں، یعنی ان کی آخری وقت تک انہیں باندھ کر مارا گیا تھا۔ اسرائیل کی جیلوں میں ہزاروں فلسطینی اب بھی قید ہیں، زیادہ تر بنا کسی چارج شیٹ کے ایک ایسی سزا کاٹ رہے ہیں جس کی مدت کا بارے میں انہیں معلوم تک نہیں ہے، اور اب ان لاشوں کے ساتھ اس ظلم کی تصویریں بھی سامنے آ رہی ہیں جسے اسرائیل سالوں سے ان بند کوٹریوں میں چھپا رہا تھا۔ بات یمن کی، جہاں کی حوثی حکومت نے 43 UN افسروں پر اسرائیل سے سازش کے الزام میں مقدمہ چلانے کا اعلان کیا ہے۔ یمن کی حوثی حکومت نے کہا کہ 43 لوکل UN اسٹاف ممبرز کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ الزام ہے کہ ان کا اسرائیلی ایئر اسٹرائک سے رشتہ تھا، وہی حملہ جس نے اگست 2025 میں حوثی حکومت کے وزیر اعظم اور کئی وزراء یعنی منتریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ یہ حملہ دارالحکومت صنعا میں ہوا تھا اور پہلی بار اسرائیل نے کسی حوثی حکومتی شخصیت کو نشانہ بنایا تھا۔ حوثی حکومت کے قائم مقام وزیر خارجہ عبدالواحد ابو رس نے رائٹرز سے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیوں نے تمام قدم عدالتی نگرانی میں اٹھائے ہیں اور ہر کارروائی کی جانکاری، ہر ایکشن کی اطلاع پبلک پروسیکیوشن کو دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اب اپنے لاسٹ فیز میں ہے، آخری مرحلے میں ہے اور جلد ہی ٹرائل اور عدالتی فیصلے ہوں گے۔ ابو رس نے سیدھے طور پر الزام لگایا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام یعنی WFP کے اندر ایک سیل موجود تھا جس نے حوثی حکومت کو ٹارگٹ کرنے میں مدد کی۔ UN اور WFP دونوں نے ان الزامات کو بار بار سرے سے خارج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم آپ یہ الزام کس بیس پر لگا رہے ہیں، ہمارے لوگ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کی جو جاسوسی اس میں شامل نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ ان کا کوئی بھی اسٹاف ممبر کسی جاسوسی یا فوجی کارروائی میں شامل نہیں تھا۔ UN کے مطابق حوثی فورسز نے کم سے کم 59 UN افسروں کو اب تک گرفتار کر رکھا ہے۔ UN نے اسے منمانی گرفتاری قرار دیا اور فوراً رہائی کی مانگ کی، لیکن صنعا میں حالات دن بہ دن پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں، ٹینس ہوتے جا رہے ہیں۔ UN کے بیان میں یہ کہا گیا کہ ان حالات میں یمن میں انسانی مدد پہنچانا بے حد مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یمن ایک غریب ملک ہے، سول وار میں مبتلا ہے، لمبی سول وار چلی، 2 حکومتیں وہاں سے چل رہی ہیں۔ حوثیز کی حکومت کو دنیا ریکگنائز نہیں کرتی، لیکن پھر بھی اس علاقے میں اور جو ریکگنائز حکومت والا علاقہ ہے عدن والا، وہاں پر دونوں جگہ مدد سے کام چلتا ہے اور مدد UN پہنچاتے ہیں لوگوں کو، ورنہ روٹی نہ ملے۔ زیادہ تر لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو تو ملتی ہے، مطلب ایسی نہیں پوری آبادی جو ہے وہ کنگال ہو گئی، لیکن غربت اتنی ہے اور خانہ جنگی سے غربت اتنی ہے کہ لوگوں کو وہاں UN کی مدد پر ڈیپینڈ رہنا پڑتا ہے۔ رائٹرز کی رپورٹ بتاتی ہے کہ اگر حوثی عدالت نے ان الزامات کو ثابت مان لیا تو یمنی قانون کے تحت جو ملزمین 40 سے زیادہ پکڑے گئے ہیں انہیں موت کی سزا تک دی جا سکتی ہے۔ یہ ویسے یمن کے ہی لوگ ہیں لیکن UN کے لیے کام کرتے تھے، اور اگر ایسا ہوا کہ انہیں موت کی سزا دی گئی تو کئی ملک حوثیز کے خلاف الگ الگ طرح کے ایکشن اور سینکشن لے سکتے ہیں۔ غور طلب ہے کہ حوثی حکومت کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا وہ حملہ انسائیڈ انفارمیشن کے ذریعے ہوا تھا، جبکہ UN نے کہا کہ یہ ایک پولیٹیکل بدلہ ہے اور انسانی ایجنسیوں کو نشانہ بنانے کی ایک خطرناک مثال ہے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ لبنان کی اصلی حکومت اور اختیار ان لوگوں کے پاس ہے جو سرحدوں پر ڈٹے رہ کر اپنی زمین کی کھیتی کرتے ہیں، وہی لوگ اصل میں اس ملک کے حقیقی حاکم ہیں۔ قاسم نے یہ بات ساؤتھ لبنان میں ایک تقریب یعنی ایک سماروہ کے دوران کہی۔ اس طرح سے دیکھیں تو نعیم قاسم یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ لبنان پر حزب اللہ کی حکومت ہونی چاہیے، یا جہاں تک بات ہے نا سرحدی علاقوں کی، تو وہ سرحدی علاقہ وہ جو اسرائیل کے قبضے والے علاقوں سے ملتا ہے اسے کہا جاتا ہے، اور کہا جا رہا ہے جب وہاں کے لوگ ڈٹے ہیں تو حکومت ان کے پاس ہونی چاہیے۔ خیر،
नईम कासिम ने अमेरिका पर लेबनान के मामलात में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि अमेरिका अमन नहीं चाहता बल्कि जंग और एग्रेशन की हिमायत करता है। शेख कासिम ने कहा कि वाशिंगटन बार बार दावा करता है कि वो लेबनान की सूरत हाल सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन असलियत ये है कि अमेरिका एक ईमानदार बिचौलिया नहीं है, एक ईमानदार मीडिएटर नहीं, बल्कि इस एग्रेशन का स्पॉन्सर है, वही सब कुछ पैदा करता है। हिजबुल्लाह लीडर ने वाशिंगटन की खामोशी पर सख्त एतराज़ भी जताया और कहा कि इसराइल ने लेबनान की सरहद की 5000 से ज़्यादा बार खिलाफ वर्जी की, लेकिन अमेरिका हर बार चुप रहा, और जब जब उसका कोई एनवॉय लेबनान आता है, ये खिलाफ वर्जी और बढ़ जाती है, इसराइल के हमले और बढ़ जाते हैं। कुछ खबरें यहाँ से। सूडान से जो खबरें पिछले 2 दिन से आई हैं उनमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं है। अल-फाशर शहर पर आरएसएफ का कब्ज़ा हो गया है। सूडानी आर्मी जो बुरहान वाली है वो भाग चुकी है, और अल-फाशर में जो कत्ल गारत हुए थे अब उनको लेकर पहले दिन से तीसरे दिन तक लगातार अलग अलग किस्म की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अभी जो हेडलाइन बनी है उसमें लिखा है हंड्रेड्स मे हैव बीन एग्जीक्यूटेड इन कैप्चर ऑफ सूडानी सिटी, यूएन राइट्स ऑफिस सेज। यूएन राइट के ऑफिस ने ये कहा है कि जो अल-फाशर शहर पर कब्ज़ा हुआ सूडानी सिटी पर आरएसएफ का, उसमें सैकड़ों लोगों को हो सकता है कि फांसी दी गई या खुलेआम गोली मार दी गई सड़क पर, मतलब मौत की सज़ा दी गई है सैकड़ों लोगों को, ये हो सकता है। उन्होंने जो है वो इस बात को श्योर तो नहीं किया, लेकिन इस बात के आसार से इनकार इसलिए नहीं किया जा सकता कि कई क्लिप्स ऐसी आई हैं जिनमें पता चलता है कि लोगों को, निहत्थे लोगों को मारा गया है। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का ह्यूमन राइट्स दफ्तर है उसने ये बात कही है, जुमे को कही थी और रात में ही छपी है, और ये कहा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं जब से उन्होंने कब्ज़ा किया है तब से निहत्थे जो लड़ाके भी थे उसके सूडानी आर्म फोर्सेस के एसएएफ के, उनको भी मारा गया है निहत्थे लोगों को, और निहत्थे आम लोग जो शहर छोड़कर भाग रहे थे उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई हैं। यहाँ पर कई लोगों की गवाहियाँ हैं जिन्होंने करीबन 200 से ज़्यादा लोगों के एक साथ मारे जाने की गवाहियाँ दी हैं। अल जज़ीरा की हेडलाइन भी कहती है नो मर्सी, सूडान सोल्जर टेल्स ऑफ एस्केप फ्रॉम आरएसएफ स्लॉटर इन अल-फाशर। अल-फाशर में जिस तरीके से स्लॉटर किया है आरएसएफ ने, कत्लो गारत किया है, उससे बचे एक सूडानी सिपाही ने, बुरहान वाली आर्मी ने, ये तो दगालो वाली है आरएसएफ, वो बुरहान वाली जो असली आर्मी है सूडान की, उसके एक फ़ौजी ने आप बीती सुनाई है, इसे पढ़ा तो हिल गया। उसने बस यही कहा कि कोई मर्सी नहीं थी, कोई दया नहीं थी, कोई रहम नहीं किया जा रहा था, हर एज, बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर किसी को ख़त्म किया जा रहा था, और ऐसे कि आप सुन नहीं सकते, मैं बता नहीं सकता। इजिप्ट लगातार ये कोशिश कर रहा है कि ईरान और आईएईए यानी यूएन की जो न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी है वो उन दोनों के बीच बातचीत बन जाए और ईरान के ऊपर और सैंक्शंस ना लगें, एक नया कॉन्फ्लिक्ट ना खड़ा हो पूरी जोन में, रीजन में। इसके लिए इजिप्ट के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बद्र अब्देल अत्ती, उन्होंने सेपरेट बातचीत की, अलग अलग बातचीत की है आईएईए के चीफ ग्रॉसी से और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से, और दोनों से पहले भी मिस्र ने अपनी ही मीटिंग करवाई थी, और अभी ये कोशिश फिर से जारी है ताकि इन लोगों के बीच में बातचीत हो सके। ईरान बार बार कहता है कि हम कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बना रहे, लेकिन आईएईए को और वेस्ट को और इसराइल को इस बात पर यकीन नहीं आता है, क्योंकि उन्हें इस बात से डर लगता है कि ईरान ने अगर हथियार बना लिया तो वो क्या करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए। देर से आ रहा हूँ, उसकी कई वजह, तबीयत ठीक हो रही है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, और दूसरी बात यह है कि जब तक मुझे नहीं लगता कि ख़बर देने लायक की कोई ख़बर है तब तक मैं सिर्फ व्यूज़ या पैसे कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाता। गज़ा में अमन है, यमन में अमन रहे, लेबनान में अमन कायम हो, ईरान में अमन कायम हो, जहाँ जहाँ जंग है वहाँ अमन कायम हो, हमारी ये दुआ है। और अभी ख़बरें कुछ कम भी इमर्ज हो रही हैं और कुछ इतनी बड़ी नहीं है कि उन्हें हो हा करके पेश किया जाए, तो इसलिए वो नहीं करते। हाँ, इंडियन ख़बरों पर आने की सोच रहे हैं। कल आपके लिए एक रिसर्च शो बनाया सूडान पर, बड़े ही कम लोगों को पसंद आया आई थिंक, लेकिन फिर भी ये कोशिशें जारी रहेंगी। आगे इंडियन पॉलिटिक्स पर भी खबरें आ सकती हैं अगर आप चाहेंगे तो। फ़िलहाल आज़ाद बोल इंडिया का अगर ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लीजिए, मैं तो कभी नहीं कहता, आज कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।